वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सनम तेरी कसम। और इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था जिसके शुरुआती बोल हैं, शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। इसके अलावा एक बहुत मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था राजकुमार, आप सब जानते होंगे। राजकुमार का भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जिसमें वो कहते थे, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वैसे ये एक बहुत मशहूर कहावत भी है, लेकिन बॉलीवुड का ये डायलॉग आज बॉलीवुड पर ही बिल्कुल फिट बैठता है। आज बॉलीवुड ने ऐसा कुछ किया है जो उसने पिछले 70 साल में कभी नहीं किया। आज तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अनहोनी हो गई। फिल्मों में भी ऐसा कभी देखने को आपको नहीं मिला होगा जैसा आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। आजाद भारत के 70 से ज्यादा वर्षों के इतिहास में आज एक अभूतपूर्व घटना घटी है, और वो ये है कि पहली बार पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी एक मुद्दे पर एक साथ आ गई है। ये वो फिल्म इंडस्ट्री है जो हमेशा अलग अलग कैंप्स में, अलग अलग खेमों में और अलग अलग खानदानों में बटी रहती है। और आज तक आजाद भारत के 7 दशकों के इतिहास में एक भी मुद्दा कभी भी ऐसा नहीं आया जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट कर दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज अभूतपूर्व तरीके से पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हो गई है। आप सब भी हैरान हो गए होंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये सारे लोग जो अलग अलग खानदानों में बटे हुए थे, जो एक दूसरे की आंख में आंख डालकर कभी देखते नहीं थे, एक साथ कैसे आ गए। फिल्म इंडस्ट्री की 4 सबसे बड़ी एसोसिएशंस और 34 सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक याचिका दायर की है, और इस याचिका में 2 न्यूज चैनल्स के खिलाफ शिकायत की गई है और कहा गया है कि इन न्यूज चैनल्स पर बॉलीवुड के खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए और बॉलीवुड के लोगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लिया जाए। इस याचिका में कुल मिलाकर 2 न्यूज चैनल्स और 4 न्यूज एंकर्स को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इसमें मीडिया में हो रही रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि ये चारों न्यूज एंकर्स रिपोर्टिंग करते समय कानूनों का उल्लंघन ना करे, कोर्ट इन्हें इस बात का आदेश दे। इस केस के लिए इन सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने एक ही लीगल एजेंसी को हायर किया है, एक ही लीगल फर्म है जिसे हायर किया गया है, और इस याचिका में मीडिया के एक हिस्से द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ आपत्तिजनक शब्दों पर खास तौर से आपत्ति जताई गई है। ये वो भाषा है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही। हालांकि ये अलग बात है कि जो भाषा ये अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं उस भाषा पर इन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। जिन शब्दों पर इन्हें आपत्ति है वो शब्द जो इन्होंने अपने इस याचिका में लिखे हैं, उनमें कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। अंग्रेजी के शब्द हैं, ये हैं डर्ट, फिल्थ और ड्रगीज जैसे शब्द शामिल हैं। इसमें कुछ और शब्द भी हैं। इसके अलावा जिन और वाक्यों पर आपत्ति जताई गई है उनमें से कुछ हैं जैसे बॉलीवुड से गंदगी को साफ करने की जरूरत है। ये टिप्पणी जो है, ये सेंटेंस इन्हें अच्छा नहीं लगा। एक और सेंटेंस है जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई, एक और वाक्य, और वो वाक्य ये है कि अरेबिया का सारा परफ्यूम भी बॉलीवुड से उठने वाली इस दुर्गंध को दूर नहीं कर सकता। ये इस तरह से आप एक डायलॉग मान लीजिए, ये ऐसा डायलॉग है जिस पर बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स को बड़ी आपत्ति है कि ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हालांकि ये चाहे किसी के लिए भी अपनी फिल्मों में कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, उस पर कोई रोक नहीं। और एक और वाक्य है जो न्यूज चैनल्स पर बोला गया जिस पर इन्हें आपत्ति है, और वो वाक्य ये है, ये देश की सबसे गंदी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री एलएसडी और कोकेन के नशे में डूबी हुई है। ये कुछ वाक्य हैं जो न्यूज चैनल्स पर आपने भी सुने होंगे, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और न्यूज एंकर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणियां की जिसे लेकर फिल्म इंडस्ट्री के ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नायक, हीरो, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब इकट्ठे हो गए और वो कह रहे हैं कि हमें इस भाषा पर आपत्ति है, इसे तुरंत रोका जाए।
ये सारी शिकायतें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की जा रही ड्रग एंगल की जांच पर हो रही रिपोर्टिंग के संदर्भ में कही गई है। इस याचिका में यह भी दलील दी गई है कि बॉलीवुड अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो भरोसे की बुनियाद पर चलती है और इसमें दर्शकों द्वारा की जाने वाली सराहना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे बॉलीवुड का इस तरह एक साथ आ जाना अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व घटना है। हम इसे अभूतपूर्व घटना क्यों कह रहे हैं यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि शिकायत करने वालों में कौन कौन से फिल्म स्टार शामिल हैं और यह शिकायत किसके खिलाफ की गई है। मेरे पास, मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूं। अब उस शिकायत की कॉपी मेरे पास है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि 2 न्यूज चैनल्स हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। ये न्यूज चैनल हैं रिपब्लिक और टाइम्स नाउ। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ चैनल जो हैं उनके खिलाफ ये सारे फिल्म स्टार्स सामने आए हैं। इनमें जो फिल्म स्टार्स सामने आए हैं जिनके नाम इसमें लिखे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं। ये हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा। इसके अलावा करण जौहर इसमें हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, विदु विनोद चोपड़ा हैं और विशाल भारद्वाज जैसे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नाम भी इस याचिका में शामिल हैं। और इन कलाकारों की जितनी कंपनियां हैं जो फिल्में बनाती हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, 38 लोग हैं इसमें जो हमने आपको पढ़कर सुनाए हैं। कोई बड़ी कंपनी फिल्म बनाने वाली, कोई बड़ा मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जिसका नाम इसमें ना लिखा हो। अजय देवगन, अनिल कपूर, अरबाज खान, आशुतोष गवारेकर, अनुष्का शर्मा का नाम हम आपको बता चुके हैं, राकेश रोशन इसमें है, इसमें गौरी शिंदे हैं, कबीर खान हैं, इसमें साजिद नडियाडवाला हैं, इसमें राकेश मेहरा हैं, इसमें रोहित शेट्टी हैं। ये वो सब लोग हैं जिनकी फिल्में आप अक्सर इतना पैसा खर्च करके देखते हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, सलमान खान हैं, आदित्य चोपड़ा हैं। ये सारे के सारे लोग अब एक साथ आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मीडिया के एक हिस्से के खिलाफ एक साथ आना भारत के 70 वर्षों के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। 70 वर्षों के इतिहास में भारत ने 4 बड़े युद्ध देखे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी एक साथ इन युद्ध के समय में भी भारत के साथ नहीं आई। 4 युद्धों के दौरान भी कभी बॉलीवुड की तरफ से कोई एक प्रेस रिलीज या कोई एक बयान नहीं आया हो जिसमें सबके हस्ताक्षर हों। कभी झूठे को भी यह कह दिया हो कि हम भारत के साथ हैं या भारत की सेना के साथ हैं इस युद्ध में। बॉलीवुड भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में भारत को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वजह से जाना जाता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारी हिंदी फिल्मों के गाने वहां पर सुपरहिट हैं, वहां पर हमारी फिल्में देखी जाती हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। लेकिन दुनिया में भारत की छवि बचाने के लिए बॉलीवुड कभी भी एक साथ नहीं आया। भारत के समर्थन में बॉलीवुड ने कभी भी एक साथ आकर कभी कोई बयान नहीं दिया। चीन के साथ हमारे विवाद में गलवान में आपको याद होगा इसी साल जून में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन बॉलीवुड ने एकजुट होकर कभी भी चीन के बारे में कुछ नहीं कहा। किसी भी बड़े स्टार ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अब वो चीन में अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेगा, अब वो चीन के कलाकारों से या चीन की इन्वेस्टमेंट को अपनी फिल्म में कभी नहीं लगाएगा, कभी नहीं कहा। आपको याद होगा पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे, तब भी इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एकजुटता कभी नहीं दिखाई। पाकिस्तान लगातार भारत के सैनिकों का, भारत के लोगों का खून बहाता रहा। बॉलीवुड के लोगों ने इस पर फिल्में तो बनाई, लेकिन कभी भी आगे आकर पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कश्मीर को लेकर भी इनमें से किसी बड़े कलाकार ने कभी कोई बयान नहीं दिया और कभी इस फिल्म इंडस्ट्री ने खुलकर यह नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है और पूरा की पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भारत के साथ खड़ा है कश्मीर के मुद्दे पर, कभी नहीं। जबकि इसी दौरान पाकिस्तान के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे और भारत का विरोध खुलकर करते रहे। दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी फिल्म स्टार टुकड़े टुकड़े गैंग का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली में जेएनयू पहुंच जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म को प्रमोट करना है। नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार टुकड़े टुकड़े गैंग का खुलकर समर्थन करते हैं और कहते हैं भारत रहने लायक जगह नहीं है।
महेश भट्ट जैसे लोग ऐसे ही लोगों का खुलकर साथ देते हैं। आमिर खान को अपने ही देश में डर लगता है, लेकिन वो टर्की जैसे दुश्मन देश में जाकर बड़े आराम से फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ चाय पीते हैं। फिल्म इंडस्ट्री अपनी फितरत से मजबूर होकर बहुसंख्यकों का इस्तेमाल करती है। हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं उनका इस्तेमाल करती है अपना बिजनेस मॉडल चलाने के लिए, अपनी फिल्मों की टिकटें बेचने के लिए। इन्हीं बहुसंख्यकों के दम पर उनकी फिल्मों की टिकट बिकती हैं, लेकिन पूरा की पूरा बॉलीवुड बचाव करता है सिर्फ अल्पसंख्यकों का, यानी जो बहुसंख्यक हैं उनका इस्तेमाल करता है और अल्पसंख्यकों का बचाव करता है। दिल्ली के पास अखलाक नामक व्यक्ति की हत्या पर फिल्म इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े कलाकार खुलकर बात करते हैं, शोक जाहिर करते हैं, लेकिन जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है तो फिल्म इंडस्ट्री एक बार भी उसका संज्ञान नहीं लेती। जिस मीडिया ने इन बड़े बड़े स्टार्स को, कलाकारों को इतना बड़ा मेगा स्टार, सुपरस्टार बनाया, जिन न्यूज चैनल्स पर जाकर ये लोग अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जिस मीडिया को ये लोग फरमाइशी इंटरव्यू देते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ताकि उससे ये पैसा बना सकें, आज उसी मीडिया से ये फिल्म स्टार नाराज हैं। जब ये आते हैं न्यूज चैनल्स पर तो कहते हैं हमें अपने स्टूडियो में बैठाइए और हमारा एक फूलों जैसा कोमल महकता हुआ एक इंटरव्यू कीजिए, हमारी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है उसके बारे में हमसे सवाल पूछिए, हमारी फिल्म को प्रमोट कीजिए और हमारी मदद कीजिए। ये तब इन्हें सारे के सारे न्यूज मीडिया, सारे न्यूज चैनल्स बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जब उन्हीं न्यूज चैनल्स ने कांटों जैसे चुभने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए तो ये न्यूज मीडिया से परेशान हो गए। आज जब मीडिया ने इनका बचाव नहीं किया तो इन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी पिछले 70 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री के लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए किसी भी मुद्दे पर। कोई भी मुद्दा इतना महत्वपूर्ण इन्हें नहीं लगा जिस पर ये एक साथ इकट्ठा हो पाए। लेकिन आज जब इनका खुद का अस्तित्व खतरे में आ गया और आज जब इनके खुद के दामन पर दाग लगने लगे तो ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के जिन बड़े बड़े लोगों ने कुछ न्यूज चैनल्स और एंकर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वो फिल्मों में नायक का बहुत शानदार लार्जर देन लाइफ किरदार निभाते हैं। आपने देखा होगा इन सभी फिल्मों को बड़े पर्दे पर, इन सब कलाकारों को फिल्मों में ये बड़े बड़े हीरो की भूमिका में आपके सामने आते हैं। फिल्मी पर्दे पर ये लोग गरीब और मजबूर लोगों की जान बचाते हैं, अपने देश के नाम जान कुर्बान कर देते हैं। वहां ये सबसे बड़े देशभक्त दिखते हैं। कभी गरीबों को न्याय दिलवाते हैं तो कभी अन्याय करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और देश की जनता तालियां बजाती है। लेकिन आज ये लोग किसी और को नहीं बचा रहे बल्कि सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खुद इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले 70 सालों में इस देश के लोगों ने इन फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह माना है। करोड़ों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करते हैं। इनकी एक झलक देखने के लिए घंटों घंटों इनके घर के बाहर खड़े रहते हैं और इन्हें ऐसा सितारा समझते हैं जो दूर से इतना चमचमाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इन लोगों की सोशल मीडिया पर इस देश के ही लोगों ने इतनी बुरी तरह से ट्रोलिंग की है। यह पहली बार हुआ है इस देश में जब ये सारे फिल्म स्टार्स सवालों के घेरे में आ गए। और आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इनकी पूरी छवि थी, जो कि शीशे के घरों में बंद थी, वो छवि टूटने लगी। और जब ये छवि टूटने लगी तब ये सारे लोग एक साथ अब अदालत पहुंचे हैं। ये वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मुद्दे पर एक बार भी एक साथ नहीं आए। इनमें से किसी ने सुशांत की मौत को लेकर कुछ नहीं कहा। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले में ये सारे लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, चुप रहे। लेकिन आज ये सारे बड़े बड़े स्टार्स अपने दामन पर लगे दागों को साफ करने में एक साथ मिलकर जुट गए हैं। देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता अगर अपने नेताओं को पहचानती है, देश की जनता अगर यह समझती है कि इस बार किसकी सरकार गिरा देनी है और किसकी सरकार बना देनी है, तो देश की जनता यह भी समझती है कि इस बार किस फिल्म स्टार को ऊपर से नीचे गिरा देना है और किसे जमीन से आसमान पर ले जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया, बॉलीवुड की यह खूबी है कि जब पालघर में साधुओं को पीट पीट कर मार दिया जाता है तो वो एक शब्द नहीं बोलते, सबके सब चुप रहते हैं। लेकिन मुंबई से
हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दादरी में जब अखलाक की मौत होती है तो बॉलीवुड के तमाम छोटे बड़े कलाकार बयानबाजी करने लगते हैं। इसी तरह आपको याद होगा कठुआ में जब एक बच्ची की मौत के बाद आपने देखा था किस तरह से बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े हीरो और हीरोइन हाथों में तख्ती लेकर निकल पड़े थे और उन्हें अपने देश और अपने हिंदू होने पर शर्म आने लगी थी। लेकिन जब भी आरोपी किसी और धर्म का होता है तो यही कलाकार कभी भी खुलकर अपना मुंह नहीं खोलते। यही दोहरा रवैया हम आमिर खान जैसे बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों में भी देखते हैं। ये लोग अपनी फिल्मों में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। आमिर खान ऐसा कर चुके हैं अपनी फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और इसे उन्होंने अपनी क्रिएटिव फ्रीडम बताया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया और कहा कि ये तो फिल्म है, फिल्म में हमें कुछ भी दिखाने की आजादी है। लेकिन जब मीडिया इसी अधिकार के तहत उनसे सवाल पूछता है, जब मीडिया इसी अधिकार के तहत इनके खिलाफ दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में करते हैं, लेकिन न्यूज मीडिया जब फिल्म इंडस्ट्री की गड़बड़ियों पर सवाल उठाता है तो यही लोग मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ अदालत चले जाते हैं और सवाल उठाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस विश्लेषण के केंद्र में जो दूसरी अभूतपूर्व बात है वो ये है, आज इसलिए हमने आपको कहा दो बातें अभूतपूर्व हुई हैं। पहली तो ये कि इतने बड़े बड़े खेमों में और खानदानों में बटा बॉलीवुड एक साथ कैसे आ गया, एक साथ आ गया अपने आप को बचाने के लिए। यह बात अभूतपूर्व है। लेकिन एक और बात भी अभूतपूर्व है जो इससे पहले कभी नहीं हुई और वो ये है कि पहली बार देश भर में न्यूज मीडिया के खिलाफ इस तरह का आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहले लोग कहते थे कि न्यूज मीडिया जनता की आवाज है, जनता की नब्ज को समझती है। जहां भी कोई नाइंसाफी होगी मीडिया वाले आ जाएंगे, न्यूज वाले आ जाएंगे। जब लोग सब जगह से हार जाते हैं तब वो मीडिया की तरफ देखते थे। मीडिया भी लोगों को कभी निराश नहीं करता था। मीडिया ने इस देश में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़ी क्रांतियां इस देश में मीडिया लेकर आया है। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा। मीडिया ने इस देश में बोफोर्स घोटाले को उजागर किया था। राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी इसी मीडिया की वजह से। मीडिया ने 2G घोटाले का पर्दाफाश किया था, कॉमनवेल्थ घोटाले का पर्दाफाश किया था, कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था और इस देश में और बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं सब के सब मीडिया ने ही सबसे पहले आपको बताए हैं। और उसका नतीजा यह हुआ आज बड़े बड़े नेता इस देश के जेल में पड़े हैं या जमानतों पर बाहर हैं और बड़े बड़े नेताओं की सरकारें गिरी हैं। कितने नेता आए और कितने चले गए इस मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया एक चौकीदार की तरह बैठा हुआ था। मीडिया ने जैसिका लाल से निर्भया तक को न्याय दिलाया। आपको याद होगा जैसिका लाल मर्डर केस जो हुआ था उसमें मीडिया ने न्याय दिलाया था। मीडिया नहीं होता न्याय नहीं मिलता। निर्भया को न्याय नहीं मिलता अगर इस मीडिया ने इतना दबाव नहीं डाला होता। कारगिल का युद्ध हो, संसद पर हुआ आतंकवादी हमला हो, मीडिया कभी पीछे नहीं हटा और मीडिया के पत्रकारों ने अपनी जान को खतरे में डालकर भी पल पल की जानकारियां आप तक सीधे पहुंचाई हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का पर्दाफाश इसी मीडिया ने आपके सामने किया। मीडिया ने यह सब कुछ अपनी जान पर खेलकर किया। कितने पत्रकारों के खिलाफ FIR हो गई, कितने पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं, कितने पत्रकारों की नौकरियां चली जाती हैं राजनीतिक दबाव में, लेकिन फिर भी पत्रकार अपना काम करता रहता है। सच्ची पत्रकारिता के दम पर मीडिया ने अपने लिए देश में मान सम्मान अर्जित किया। इस दौरान मीडिया की ताकत इतनी रही कि मीडिया ने अपने दम पर बड़ी बड़ी सरकारें गिराई और बनवाई भी। इसलिए आज मीडिया के खिलाफ भी जो आक्रोश देश की जनता में देखने को मिल रहा है यह भी अभूतपूर्व है। और अब स्थिति यह हो गई है कि पूरा की पूरा बॉलीवुड और मीडिया एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यानी इस देश के एक दो सबसे बड़ी जो सॉफ्ट पावर है, एक मीडिया है और एक बॉलीवुड है, और ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसमें नुकसान भारत का ही होगा, नुकसान इस देश का ही होगा। इन दोनों इंडस्ट्रीज को कभी एक ही सिक्के का दो पहलू माना जाता था, लेकिन अब मीडिया का एक हिस्सा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे को अपना विरोधी मानने लगे हैं।
जिन फिल्म स्टार्स ने मीडिया की शिकायत की है वो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं। इनके फैंस की संख्या अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो करोड़ों में है, और सोशल मीडिया पर भी करोड़ों लोग इनकी एक झलक देखने के लिए, इनका एक ट्वीट पढ़ने के लिए, एक फेसबुक पोस्ट पढ़ने के लिए, इनकी एक तस्वीर देखने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन अब ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कुछ न्यूज चैनल्स के खिलाफ हो गए हैं, और यह बात भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अभूतपूर्व घटना आखिर घटी कैसे, और बॉलीवुड को, ये सारे जो जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, इन्हें मीडिया का इस तरह से बहिष्कार करने का आइडिया, मीडिया का विरोध करने का यह आइडिया आया कैसे, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी भी है और यह हमारा विश्लेषण भी है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों से न्यूज चैनल्स पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, जिस तरह की डिबेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, जहरीली डिबेट्स, जहरीली बहस आपको देखने को मिल रही है, आपने ये देखा होगा। न्यूज चैनल्स जहरीले हो चुके हैं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह से बिना सबूतों के, बिना किसी आधार के लोगों को न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ही दोषी करार दे दिया जाता है या निर्दोष करार दे दिया जाता है, उससे देश के लोग काफी आहत हुए, क्योंकि न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ही अब अदालतें खुल गई। रिपोर्टर्स और एंकर्स खुद जज बन गए, खुद ही पुलिस वाले बन गए, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, खुद मुकदमा चला लेते हैं और खुद फैसला भी सुना देते हैं। और धीरे 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 स्थिति ये आ गई कि ये सारे न्यूज चैनल्स बहुत कड़वे लगने लगे। इसमें आपको अपमानजनक बातों और भाषाओं के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। और पिछले हफ्ते एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो कि शायद आपसे मिस हो गई होगी। पिछले हफ्ते हुआ ये कि देश की कई बड़ी कंपनियों ने यह तय किया कि अब वो जहरीले न्यूज चैनल्स पर अपने विज्ञापन नहीं देना चाहते। कुछ एक बड़ी कंपनियां हैं इस देश की जिन्होंने यह तय किया था, और उन्होंने कहा कि जो न्यूज चैनल्स इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहां जहर अपने दर्शकों को परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अब हम अपने विज्ञापनों को उन न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जहरीले न्यूज चैनल्स पर दिखाई दें। इसलिए हम अपने सारी एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज चैनल से विड्रॉ कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के इन बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को भी ये जो आइडिया है मीडिया के बहिष्कार का, मीडिया के विरोध का, ये यहीं से आया है। इन्होंने ये सोचा कि अगर बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इनके खिलाफ ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये आइडिया धीरे धीरे फैला। उसके बाद सारे बड़े कलाकारों से, बड़े एक्टर्स से बात की गई, और इसके पीछे कुछ बड़े लोग थे जिनको ये आइडिया आया था, और मीडिया के खिलाफ ये पूरा माहौल उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में तैयार किया गया। फिर इस पर बहुत चर्चा हुई, यशराज फिल्म्स में इस पर बहुत चर्चा हुई, और एक दो और बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने इस पर चर्चा की। फिर सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार से बात की कि अब इसमें होना क्या चाहिए, और फिर सबने ये तय किया कि हमें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें अदालत जाना चाहिए, और इन पत्रकारों को, इन चैनल्स को किसी तरह से रोकना चाहिए। तो जिन पत्रकारों को कभी किसी जमाने में मसीहा माना जाता था, अब वो पत्रकार सवालों के घेरे में आने लगे हैं। अब लगभग हर परिवार अपने बच्चों से ये कहता है कि न्यूज चैनल्स मत देखो, बिगड़ जाओगे। ये बहुत गंभीर स्थिति है, और आज मीडिया को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, और मीडिया को भी अपना आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए कि यह स्थिति आई कैसे। मीडिया और बॉलीवुड भारत की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, लेकिन अब ये दोनों ताकतें एक दूसरे को खत्म करने पर जुटी हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों का ही नुकसान होगा। आज हमें एक शेर याद आ रहा है, और ये शेर कुछ इस तरह से है, शायद आप आज की स्थिति से इसे कनेक्ट कर पाएंगे। हाथ आए तो बुत, ना हाथ आए तो खुदा थे तुम। आप फिर से सुन लीजिए, हाथ आए तो बुत, ना हाथ आए तो खुदा थे तुम। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, आज फिल्म इंडस्ट्री की हालत भी ऐसी ही हो गई है। जब तक ये बड़े बड़े सितारे चमक रहे थे आसमान में, ये हमारे हाथ नहीं आते थे, और ये स्टारडम के चरम पर
आसमान में चमक रहे थे, तब तक ये किसी खुदा से कम नहीं लगते थे। पूरी दुनिया, मीडिया को भी ये खुदा लगते थे, क्योंकि तब तक हम इन्हें छू नहीं सकते थे, तब तक हमारे हाथ वहां तक पहुंचे नहीं थे, ये हमारे हाथ नहीं आए थे। लेकिन आज जब मीडिया के हाथ, इस देश के लोगों के, आम लोगों के हाथ इन सितारों तक पहुंच गए, तो इनका स्टारडम, ये सितारे किसी पत्थर से ज्यादा, किसी बुत से ज्यादा देश को नहीं लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड में पिछले वर्ष यानी 2019 में कुल मिलाकर 175 हिंदी फिल्में बनी थी। इन फिल्मों का कुल कारोबार लगभग 4000 करोड़ रुपए का था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे विवाद के कारण फिल्म उद्योग का यही कारोबार अब दांव पर लग गया है, क्योंकि आप जानते हैं अब से कुछ दिनों के बाद सिनेमा फिर से खुलने वाले हैं, और जैसे ही सिनेमा खुलेंगे इन सारे फिल्मी सितारों की फिल्में रिलीज होने लगेंगी। और जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है देश में, जिस तरह की ट्रोलिंग इस समय देश में चल रही है, उससे ऐसा लगता है करीब करीब 8 फिल्में ऐसी हैं जो इस समय लाइन में हैं, जो रिलीज होने वाली हैं, और इन 8 फिल्मों का जो पूरा की पूरा भविष्य है इस समय दांव पर लगा हुआ है। और ये जो 8 बड़ी फिल्में हैं, इनमें उन कलाकारों की फिल्में भी हैं जो आज शिकायत करने के लिए अदालत में पहुंचे हैं। और जिस तरह का माहौल इस समय देश में है, उससे ऐसा लगता है कि शायद देश के लोगों की जो मिथ्या है इन फिल्म स्टार्स को लेकर, वो अब टूटने लगी है। और लोगों का जो इनके मन, लोगों के मन में जो इनकी छवि हुआ करती थी, वो अब टूटने लगी है। और यही कारण है कि पहली बार अपने अस्तित्व को लेकर ये सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। अब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात होती थी, जिसे पहले ये अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि आपने देखा होगा ये फिल्म के जो लोग हैं, जो अपने आप को क्रिएटिव बताते हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिएटिव राइटर हैं, हम क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और हमें क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी करने की आज़ादी है, इन्होंने अपनी फिल्मों में न जाने कितने नेताओं की छवि खराब की है, कितने पुलिस वालों की छवि खराब की है, कितने और लोगों की छवि खराब की है, किस किस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, कैसे कैसे आपत्तिजनक डायलॉग्स इन्होंने बोले हैं, किस तरह इन्होंने एक पूरे के पूरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाई है। और हर बार एक ही बात कहकर निकल गए कि ये हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है, हमें आज़ादी है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके तहत हम फिल्म बना रहे हैं। लेकिन वही फ्रीडम अगर मीडिया ने ले ली तो आप देख लीजिए कितना इन्हें बुरा लगा। इसलिए ये शीशे के घरों में रहते हैं, और जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें हमेशा जब भी वो बात करें 50 बार सोचकर बात करनी चाहिए। उन्हें दूसरों पर पत्थर बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन साथ ही न्यूज़ मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब न्यूज़ मीडिया को भी ये सोचना होगा कि किस तरह लोग एक के बाद एक अदालतों में उनके खिलाफ जा रहे हैं। लोगों में जो रोष है, आक्रोश है, वो बढ़ रहा है। क्या यही एक तरीका हो सकता है अपनी बात कहने का? क्या यही एक तरीका हो सकता है किसी को न्याय दिलवाने का? क्या यही एक तरीका हो सकता है भ्रष्टाचार को लोगों के सामने उजागर करने का? क्या शालीनता से अपनी बात न्यूज़ के स्टूडियो में नहीं कही जा सकती? क्या शालीनता से कोई खबर देश के लोगों को नहीं सुनाई जा सकती? क्या बिना चिल्लाए, क्या देश के लोग तब तक खबर नहीं सुनेंगे जब तक चिल्ला चिल्ला कर बात ना की जाए? यह आज आप सबके लिए भी सोचने वाली बात है कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि न्यूज़ में स्टूडियो से जब तक हम चिल्ला चिल्ला कर अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी को स्टूडियो में लाकर बेइज्जत ना करें, क्या तब तक आप न्यूज़ नहीं देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया को लेकर एक शिकायत आजकल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है एक शिकायत पर, और यह शिकायत 8 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने की थी। इस याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर मीडिया से इतनी ही शिकायतें हैं तो किसी ऐसी एजेंसी का गठन क्यों ना किया जाए जो इन शिकायतों पर कार्रवाई कर सके। यानी मीडिया के रवैये को लेकर पूरे देश में एक अभूतपूर्व बहस शुरू हो गई है, और अब इसमें अदालतों को भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ रही है।
और कोई भी अदालत हो, हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि क्या एक समय आ गया है अब जब इस देश में कोई एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो मीडिया पर कंट्रोल कर सके, जो मीडिया को यह बता सके कि मीडिया की लक्ष्मण रेखा कहां शुरू होती है और कहां खत्म होती है। और अगर मीडिया ने अपना आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब तक जो सेल्फ रेगुलेशन का फॉर्मूला मीडिया के ऊपर लागू था, अभी तक मीडिया को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि मीडिया अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेगा। यानी मीडिया में इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी है कि मीडिया खुद अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर सकता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसमें अदालतों की भी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में कानून है, बाकायदा बहुत सारे कानून हैं जो मीडिया को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर मीडिया ने आत्म विश्लेषण नहीं किया ठीक से तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा जब एक और एजेंसी मीडिया के ऊपर बैठ जाएगी और फिर वो तय करेगी कि मीडिया की लक्ष्मण रेखा कहां पर होनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का हम विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने चीन से मदद मांगी है और पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो भारत के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चीन कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के खिलाफ है और इसे दोबारा जम्मू कश्मीर में लागू करने में चीन उनकी मदद करेगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि अब उन्हें पाकिस्तान से उम्मीद नहीं बची है, अब उनकी सारी उम्मीद चीन पर आकर टिक गई है। शायद इसलिए उन्होंने इस बार चीन पर अपना दांव खेला है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली है जब वो सांसद बने थे। ये शपथ उन्होंने उसी संसद भवन में ली थी जिसने अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का फैसला लिया था। वही संसद है, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उसी संसद में खड़े होकर शपथ ले रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। उसी भारतीय संसद ने यह फैसला किया कि कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा। और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये उसी संसद के सदस्य हैं, वहीं पर सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान देकर देशद्रोह किया है? क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की इजाजत दी जा सकती है? जिस तरह से गांधी परिवार को देश में राजनीति की फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, उसी तरह अब्दुल्ला परिवार को भी कश्मीर की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कहा जाता है। कश्मीर नीति को लेकर अब्दुल्ला परिवार ने हमेशा से भारत सरकार को धोखे में रखा है, धोखा ही दिया है। पाकिस्तान के प्रति अब्दुल्ला परिवार की नीति हमेशा नरम रही है और धारा 370 हटने के बाद अब्दुल्ला परिवार को पाकिस्तान से मदद की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पूरी तरह असफल रहा। आज पाकिस्तान खुद अपनी मदद करने के लिए भी बहुत कमजोर है, तो इनकी क्या मदद करेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में धारा 370 हटाने का मुद्दा उठाया तो जरूर, लेकिन हर जगह उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। उल्टे पाकिस्तान को पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि पाकिस्तान से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और शायद इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने इस बार चीन की तरफदारी की है। आजादी के बाद जिस तरह केंद्र में गांधी परिवार अधिकतर समय सत्ता में रहा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अब्दुल्ला परिवार सत्ता में रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद करीब 3 दशक तक अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर रहा। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। फारूक अब्दुल्ला 3 बार मुख्यमंत्री रहे। फिर उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला भी 2009 से 2015 तक मुख्यमंत्री रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ओथ है कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके खिलाफ जाता है और एज एन इंडियन इंसीडियस ऐसी स्टेटमेंट्स देनी जो देशद्रोह की हैं, वो ठीक नहीं है। ओथ की वायलेशन है। यूनानिमस रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसकी वायलेशन है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला उठ सकता है पार्लियामेंट के अंदर और उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर पनिश किया जा सकता है। मेंबर को
रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, जेल तक दी जा सकती है। ये तो पार्लियामेंट एक्शन प्रिविलेज के ब्रीच के लिए ले सकती है। जहाँ तक देशद्रोह का तल्लक है, तो अगर कोई भी पुलिस जाके कंप्लेंट करता है या कोर्ट में जाता है तो देशद्रोह का भी मामला बनता है। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है? कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। अगर फारूक अब्दुल्ला भारत के सांसद हैं तो फिर ऐसे समय में वो चीन की तरफदारी कैसे कर सकते हैं? फारूक अब्दुल्ला को अगर चीन का इस तरह से साथ देना था तो उन्हें सबसे पहले संसद से, एक सांसद होने के नाते सबसे पहले अपना इस्तीफा उन्हें देना चाहिए था। उन्हें यह ऐलान करना चाहिए था कि अब वो भारतीय संसद से इस्तीफा दे रहे हैं और वो भारतीय संसद का सदस्य नहीं होना चाहते। उन्हें कहना चाहिए था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबरशिप लेना चाहते हैं। उन्हें अपनी पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटाकर कुछ और कर देना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय, नेशन का मतलब है भारत, नेशनल का मतलब है भारत, और वो अपनी पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख कैसे सकते हैं? उन्हें अपनी पार्टी का नाम तुरंत हटाना चाहिए, बदलना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता उन्हें लेनी चाहिए। भारत की संसद से तुरंत इस्तीफा उन्हें देना चाहिए। लेकिन जानते हैं वो सांसद बनने का, लोकसभा का जो चुनाव है वो क्यों लड़ते हैं? आप जानते हैं क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भारत सरकार से तनख्वाह चाहिए, क्योंकि उन्हें भारत सरकार से सुरक्षा चाहिए। आज फारूक अब्दुल्ला की जो सुरक्षा है वो भारत सरकार से मिलती है। उनकी सुरक्षा का पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। आज सांसद होने की जो उनकी तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है, वो भारत सरकार से आती है। जिस बंगले में रहते हैं दिल्ली में, वो भारत सरकार ने उन्हें दिया हुआ है। उनकी सरकारी गाड़ियों का खर्चा, गाड़ियों का तेल, पेट्रोल, डीजल, उनके हवाई यात्राओं का किराया, उनके स्टाफ का खर्चा भारत सरकार देती है। इसके बावजूद सारी सुख सुविधाएं भारत सरकार से लेते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो चीन का खुलकर समर्थन करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते थे। और भारत की सरकार, भारत के लोग लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस नेता को झेलते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि इस नेता ने एक ऐसी बात कही है जिससे हर भारतीय को सुनकर ठेस लगेगी, दिल टूटेगा। भारत जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है, उसके सबसे सक्रिय सदस्य यही लोग हैं। और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम इसे सिर्फ एक हेडलाइन बनाकर, सिर्फ एक विश्लेषण करके आप तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आज यही अपील है भारत सरकार से कि ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर एक आइटम की तरह चलकर खत्म ना हो जाए। भारत सरकार को फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्हें सही धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला अगर वाकई अपने आप को लोकतांत्रिक नेता मानते हैं तो उन्हें तुरंत संसद से अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए।
जो उन्हें सुरक्षा मिली हुई है तुरंत उसे वापस कर देना चाहिए और अपनी सुरक्षा का जिम्मा या तो वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दे दें या फिर पाकिस्तान को दे दें, लेकिन भारत से उन्हें एक पाई भी आज के बाद नहीं मिलनी चाहिए। भारत के सारे लोग आज यही चाहते हैं। दिल्ली की सड़कों पर अगर आप रात के समय निकलें तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही चौड़ी चौड़ी खुली खुली सड़कें हैं जिन्हें आप दिन के समय देखते हैं, और ये भारत जैसे देश की राजधानी है। रात में दिल्ली की सड़कों पर ट्रकों का जबरदस्त आतंक रहता है। बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर रात के समय दिल्ली की सड़कों पर ऐसे दौड़ते हैं मानो उनके लिए कोई नियम कानून ना हो। और दिल्ली ही क्या, देश के तमाम बड़े बड़े शहरों की यही हालत है, यही स्थिति है। आप सब इस देश के किसी भी बड़े शहर में अगर रहते होंगे तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि रात के समय ट्रकों का कैसा आतंक आपके शहर में रहता है। अक्सर कहा जाता है कि सड़क पर सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो हालत है उसमें आपको किसी दूसरे की असावधानी की कीमत भी अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। पिछले सप्ताह दिल्ली में 4 दिन के अंदर 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें उन लोगों की जान गई जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो पूरी सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल ठीक थे, होशो आवाश में थे, लेकिन तो भी इनकी जान बची नहीं। रविवार को पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक कार और एक ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। कहने को तो यह खबर आपको बहुत छोटी लग सकती है कि एक टक्कर हुई, सड़क हादसा हुआ और उसमें 3 लोग मारे गए, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? बात बहुत बड़ी है। समस्या यह है कि हमारे देश में लोग ऐसी बातों को गंभीरता से लेते नहीं। इस ट्रैक्टर पर लोहे की रॉड्स लदी हुई थी और वो काफी बाहर तक निकली हुई थी और पीछे से एक कार आ रही थी। कार चला रहे व्यक्ति को अंधेरे में ये लोहे की रॉड्स दिखाई नहीं दी और उसकी कार ट्रैक्टर में पीछे से जाकर टकरा गई। जहां पर यह दुर्घटना हुई वहां पर स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी, यानी उस जगह सड़क पर बिल्कुल घना अंधेरा छाया हुआ था। एक और बड़ा मुद्दा है, अगर सड़क पर लाइट नहीं कर रही है तो यह हमारे देश में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ना तो कोई इसकी शिकायत करता है, ना किसी को इससे कोई परेशानी होती है। यह ट्रैक्टर फ्लाईओवर पर, जो दिल्ली में एक फ्लाईओवर था, उसके बीच में यह ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पार्क किया हुआ था, क्योंकि इस ट्रैक्टर का टायर पंक्चर हो गया था, ऐसा पता चला है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है वो सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और इन तीनों के परिवार अपनी आजीविका के लिए इन्हीं लोगों पर निर्भर थे। मृतकों के परिवार के लोगों का आज क्या कहना है, ये आज पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और परिवार का क्या हाल होता है उसके बाद ये आप देखिए। प्रशासन की बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है कि एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें इतना एक्सेस आयरन के गार्डर्स वगैरह रखे हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे और उसको किसी ने रोका नहीं, और अगर वो ख़राब हो गई, पंचर हो गई और खड़ी थी तो वहाँ कोई लाइट नहीं थी, कोई लाइट की व्यवस्था करते। हम आम तौर पर देखते हैं कि सड़कों पे हर चौराहे पे आजकल 4-4 ट्रैफिक पुलिस वाले एकदम अलर्ट होकर खड़े रहते हैं चालान करने के लिए। तो जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो वहाँ भी अगर 4 ना होते, 2 भी होते, 1 भी होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता और इतने परिवार बर्बाद होने से बच जाते। अब मैं ये इन बच्चियों का क्या कसूर है जिनके पति मारे गए? उन बच्चों का क्या कसूर है? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? इनकी फीसें कौन देगा? इनके खर्चे कौन करेगा? सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं है, कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। लाइटिंग थी वहाँ पे, रोड्स पे लाइटिंग भी नहीं थी, लैंप पोल भी नहीं जल रहे थे। लाइट होती तो शायद वो बच्चे रुकते, वो स्लो डाउन करते, बट वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। और कहना, बात करना, सब मैम बात की बात है। फैमिली लॉसेस, वी फैमिली मेम्बर नोज कि हमने क्या खोया है। आई डोंट हैव माई पेरेंट्स, माई ब्रदर वॉज माई फादर, माई यंगर ब्रदर वॉज माई फादर, एंड आई हैव लॉस्ट माई फादर टुडे, सेकेंड टाइम। उसकी बेटी है, वो पूछ रही है बुआ पापा क्यों गए। ऐसे सवाल और भी 2 घरों में हो रहे होंगे मैम, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। लापरवाही उनकी कहूँगा
चलाने वाला रोड्स पे तो मैं भी जाऊंगा तो मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ जैसे चल रहा हूँ, बीच कोई चीज़ पड़ी है। वैसे तो सरकारें ज़रा सा लाल बत्ती क्रॉस कर जो घर पे चलाना आ जाता है। आपने फ़ोन अभी बात भी नहीं करी, चलान रेड लाइट सिग्नल करो क्रॉस कर लो, आपका चलान आ जाता है। तो इनका चलान नहीं होता क्या? जो व्हीकल्स हो ऑथोराइज ही नहीं है रोड पे आने के लिए। डार्कनेस ऑन द रोड, ये भी सरकार की लापरवाही है। ट्रैक्टर्स की तरह ही दिल्ली की सड़कों पर आपको सरिया और आयरन रोड्स लदे हुए ट्रक भी दिन भर ऐसे ही घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ज्यादातर ट्रकों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। ज्यादातर ट्रक्स में सरिये का आधा हिस्सा पीछे की तरफ लटकता रहता है। ऐसे वाहन सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि पीछे से आने वालों को दूरी का सही अंदाजा लग नहीं पाता और वो सीधे जाकर इन रॉड से टकरा जाते हैं। दिल्ली में आए दिन इसी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसे लेकर ना तो हमारी सरकारें गंभीर हैं, ना ही हमारी ट्रैफिक पुलिस गंभीर है, हमारे लोग भी गंभीर नहीं हैं। इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। 1 साल पहले के एक अध्ययन के अनुसार भारत में ट्रक ड्राइवर हर साल 48,000 रुपए पुलिस को रिश्वत के तौर पर देते हैं। रिश्वत क्यों देते हैं? इसी चीज के लिए रिश्वत देते हैं ताकि ये जो रॉड हैं ये उन्हें इस तरह से लाद कर पुलिस वाले जाने दें और इसके बदले में ये ट्रक वाले पुलिस के लोगों को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को रिश्वत देते हैं और तभी इस तरह की रॉड्स लाद कर खुलेआम ये ट्रक और ये ट्रैक्टर निकलते हैं। ट्रैक्टर्स किसानों के लिए होते हैं, ट्रैक्टर्स खेती बाड़ी के लिए होते हैं, ट्रैक्टर्स इस तरह रॉड्स को ढोने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होते। लेकिन फिर भी दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं और इसी भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। दिल्ली में सड़कों की स्थिति कितनी भयानक है, इसके लिए इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिए। इस साल सितंबर महीने तक दिल्ली की सड़कों पर ट्रक या दूसरे भारी वाहनों से कुल 72 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में 74 लोगों की मृत्यु हुई है, 74 लोग मारे जा चुके हैं। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 200 से ज्यादा है। पिछले सप्ताह जो 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई उनमें कुल 7 लोग मर चुके हैं। एक हफ्ते में 7 लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई दर्द नहीं। मीडिया में भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। अखबार के अंदर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपती है और सब शांत हो जाता है। उन पुलिस वालों को कोई पकड़ता नहीं जिन्होंने रिश्वत खाई और इन ट्रकों को और ट्रैक्टरों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए छोड़ दिया। वर्ष 2019 में यानी पिछले साल दिल्ली में कुल 5600 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब सवाल उठता है कि देश की राजधानी में सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के लिए दोषी कौन है? आज हमारे देश में यातायात से जुड़े कानून काफी सख्त बना दिए गए हैं। नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। पहले आपको दिल्ली में भारी वाहनों से जुड़े नियमों को जानना चाहिए और इन नियमों के अनुसार कोई भी ट्रक अपनी क्षमता और आकार से अधिक सामान नहीं ले जा सकता। कोई भी सामान ट्रक से बाहर निकला हुआ या लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी सामान लादा गया हो उसे ट्रक पर मजबूती से बांधा जाना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। सामान ढोने वाले हैवी ट्रक्स के पीछे लाल रंग का इंडिकेटर जरूरी है जो दूर से दिखाई देता हो। जहां तक ट्रैक्टर की बात है, उसे कृषि के अलावा किसी और सामान ढोने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सोचिए आप, ट्रैक्टर को कृषि के अलावा कोई और सामान ढोने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप सबके शहरों में, गांवों में, हर जगह आपने देखा होगा कि लोग ट्रैक्टर्स पर दूसरे तरह के सामान ढोते हैं और उन रोकने वाला कोई नहीं। अगर ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन का सामान ढोना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना होता है। मोटर वाहन कानून के तहत इन नियमों के उल्लंघन पर 20,000 रुपए जुर्माना होता है। पुलिस चाहे तो गाड़ी भी जब्त कर सकती है, लेकिन अगर आप पुलिस वाले को 1,000, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए दे देंगे तो ये 20,000 का चालान बच जाएगा और आप खुलेआम कुछ भी सामान लाद कर सड़कों पर घूम सकते हैं और लोगों की हत्याएं भी कर सकते हैं। इसके बावजूद दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी ऐसी गाड़ियां आपको घूमते हुए खुलेआम दिखती हैं।
दिल्ली में सड़कों पर दिन के समय भारी वाहन चलाने पर पाबंदी है। रात में जब ये वाहन सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो अब सड़क पर इन्हीं का राज है। ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोई कोशिश करे, और अगर रोक भी लिया तो पैसा लेकर छोड़ देती है। उन्हें एक तरह का लाइसेंस मिल चुका होता है कि वो सड़क पर जो चाहे करें, जैसे चाहे गाड़ी चलाएं, जितना चाहे उतना सामान लाद कर ले जाएं। यहाँ पर देश के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि हर चौराहे पर पुलिस खड़ी नहीं रह सकती। जब भी हम सड़क पर ऐसे किसी वाहन को ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए देखते हैं तो हम उसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक जरूर पहुंचा सकते हैं। ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो यातायात के नियमों के उल्लंघन को देखते ही रिपोर्ट करे। इससे एक बात और भी होगी, जिन पुलिस वालों ने और ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों ने पहले से ही रिश्वत खाकर इन ट्रकों को छोड़ दिया है, और अगर आपने इन ट्रकों का वीडियो बना लिया, तस्वीर खींच ली, सोशल मीडिया पर पुलिस के कंट्रोल रूम से अगर आपने शेयर कर लिया, तो फिर उनकी ये रिश्वत बेकार हो जाएगी। ये ट्रक तब भी पकड़े जाएंगे और थोड़े दिन के बाद ये रिश्वतखोर पुलिस वाले और ये रिश्वतखोर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग ये भी एक ना एक दिन ज़रूर पकड़े जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस का शासन चलता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, और ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस बात को मान नहीं सकता कि दिल्ली में ट्रैक्टरों में ये रॉड लद कर जा रही हो, ट्रकों में इतना सामान लद कर जा रहा हो और ये ट्रक दूसरी गाड़ी के ऊपर पलट जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक भारी ट्रक जिसने अपनी क्षमता से ज़्यादा सामान अपने ट्रक पर लादा हुआ था, वो ट्रक एक दूसरी गाड़ी पर पलट गया और उस गाड़ी में जो 2 लोग जा रहे थे, 2 युवा थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई क्योंकि ये ट्रक उन पर पलट गया था। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को इसके बारे में पता ना हो। किसी ना किसी ने जरूर पैसा खाकर उन्हें छोड़ा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये ट्रैक्टर रॉड लेकर दिल्ली में प्रवेश किया हो कहीं से और पुलिस को पता ना लगा हो। इसलिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग को चलाने वालों को ये बात देखनी पड़ेगी कि ये ट्रक वाले और ये ट्रैक्टर वाले किसको पैसा देकर अभी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर जनता एक दिन उनके पीछे जरूर पड़ जाएगी और इन लोगों की बदनामी जरूर होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.